सो हेलो मेरे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स विच इज चैप्टर नंबर 7 ऑफ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन। उसका टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइजेज ऑन वेरियस सिस्टम्स। ठीक है, तो हम जो बात करेंगे, अब आप यहाँ पे देखेंगे मस्कुलर सिस्टम की बात चल रही है। मस्कुलर सिस्टम की बात चल रही है। आप यहाँ पे देखेंगे शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स। हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम इफेक्ट्स को दो भाग में पढ़ने वाले हैं, शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या? भाई मान लो कि मेरे किसी ने थप्पड़ मार दिया, तो अभी क्या होगा, मेरे गाल पे या मेरे मुंह पे दर्द होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा, मेरी ईगो हर्ट हो जाएगी, है ना। इसको अगर आप एक्सरसाइज के तरीके से देखो, मान लो कि मैं अभी यहाँ पे कुछ भी सामान उठा के, मान लो पानी की बोतल है, डंबल है, मैं इसको उठा के डंबल प्रेस करने लगा, तो क्या होगा, मेरे मसल का टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना, मेरी मसल्स गर्म हो जाएंगी, थोड़ी देर बाद मैं थक जाऊंगा। ये क्या है, शॉर्ट टर्म है, क्योंकि ये अभी होगा और 10-15 मिनट में या आधे एक घंटे में खत्म हो जाएगा, तो बहुत शॉर्ट टर्म है। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा, जब मैं इस चीज को रोज करूंगा तो मेरे मसल्स का साइज बढ़ जाएगा। ये एक बार में नहीं होगा, ये होगा जब मैं 2-3 महीना लगातार कर लूंगा, और वो बहुत लंबे समय तक वो इफेक्ट रहेगा। तो ये फर्क होता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो हम जो भी इफेक्ट्स पढ़ेंगे, हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में पढ़ेंगे। तो हम पहले बात करते हैं मस्कुलर सिस्टम की। मस्कुलर सिस्टम बेसिकली आप अपनी मसल्स मान सकते हो। तो जब भी आप कोई एक्सरसाइज करोगे, हम बात कर रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज की, तो आप जब भी कोई एक्सरसाइज करोगे तो क्या होगा, आपकी मसल्स में ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगा। ब्लड सप्लाई क्यों बढ़ जाएगा भाई, आप कोई भी एक्टिविटी करोगे तो आपकी मसल्स को उसे परफॉर्म करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होगा। अब ऑक्सीजन किसके थ्रू मिलेगा, ब्लड के थ्रू। तो ब्लड क्या होगा, उस जगह पे ज्यादा पहुंचेगा जब वहां से डिमांड आएगी तो। ठीक है, तो आपका सबसे पहले ब्लड सप्लाई बढ़ गया, मसल का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मैंने अभी बताया कि आपकी मसल्स गर्म होती है ना। मसल्स गर्म होने लगती है जब भी आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हो ड्यू टू फ्रिक्शन और द ब्लड विच इज फ्लोइंग थ्रू योर मसल्स। तो वो भी, उसका भी टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा ही होता है, गर्म होता है, तो वो क्या होता है, आपकी मसल्स का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। आपकी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। भाई मैंने आपको बताया ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है। भाई जब आपकी मसल गर्म होगी, तो मैंने बताया कि गर्म चीज हमेशा फ्लेक्सिबल होती है, वो लचीली होती है। तो जब आपकी मसल का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस समय वो फ्लेक्सिबल हो जाएगी। ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टेट, भाई आप थकने लगोगे, लैक्टिक एसिड बनने लगेगा आपकी मसल्स में। ठीक है। माइक्रो टीयर्स इन मसल फाइबर्स, आप जब भी कोई काम करोगे, आपने देखा होगा, अगर आप कभी जिम जाते हो, अगले दिन आपकी मसल्स में दर्द होता है, वो माइक्रो टीयर्स की वजह से होते हैं। वहां पे टीयर्स आते हैं तो वो आपकी मसल फाइबर्स में आएंगे। ठीक है, ये पांच बहुत है। ठीक है, 5 इफेक्ट्स आपकी शॉर्ट टर्म बेसिस पे आपकी मसल्स में मिलते हैं। वहीं अगर मैं लंबे समय की बात करूं, तो आपकी मसल्स में हाइपरट्रॉफी होती है। हाइपरट्रॉफी क्या होती है, मसल्स का बेसिकली साइज बढ़ना। ये कैसे होता है, मैं आपको बहुत बेसिक एग्जांपल से बताता हूँ। मैं सारे बच्चों को ऐसे ही बताता हूँ। मान लो आपके घर में कोई तकिया है, तो आपने क्या किया, उस तकिए की सिलाई हटाई, उसमें आपने और रुई डाल दी। ठीक है, और रुई डाल दी और फिर आपने उसको सील दिया, तो क्या होगा, उस तकिए का साइज बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही आपकी मसल्स के साथ होता है। आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी मसल्स में टीयर आते हैं। जब मसल फटती है तो उस समय अगर आप अच्छी डाइट लेते हैं तो वहां पे आपके और सेल्स फिलअप हो जाते हैं उन टीयर्स में, उन जगह पे जाके, उस रुई की तरह जो मैंने आपको एग्जांपल दिया। अब जब रिकवरी होती है तो जो मसल बनेगी वो सेल्स के ऊपर से बनेगी। उस सेल्स के ऊपर से बनेगी तो मतलब आपकी मसल्स का साइज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तभी होगा, ऐसा नहीं होगा कि एक दिन आपने एक्सरसाइज करी तो हो गया, आपको रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा। ठीक है, आपके जो लिगामेंट्स एंड टेंडन्स होते हैं वो स्ट्रेंथन हो जाते हैं। लिगामेंट्स क्या होते हैं और टेंडन्स क्या होते हैं? लिगामेंट्स होते हैं जो बोन टू बोन कनेक्ट करते हैं। भाई ऐसा नहीं है ना कि दो जॉइंट ऐसे मिले तो वो कनेक्ट रहेंगे, इनको आपस में जोड़ के रखने के लिए एक इलास्टिक स्ट्रक्चर की जरूरत होती है जो लिगामेंट कहलाता है। और बोन को जो मसल से जोड़ के रखेगा वो आपका टेंडन होता है। ठीक है, इनकी भी स्ट्रेंथ अच्छी होती है क्योंकि ये भी यूज में आते हैं। आपकी मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ जाता है तो एनर्जी अच्छी खासी प्रोवाइड हो पाती है। मायोग्लोबिन, इसकी स्टोरेज बढ़ जाती है, ग्लाइकोजन की स्टोरेज बढ़ जाती है, ये आपके एनर्जी से रिलेटेड है। और आपकी लैक्टिक एसिड के बनने की क्षमता, मतलब उसको झेलने की क्षमता बढ़ जाती है ना। अब भाई मान लो आप आज कोई एक्टिविटी करना चालू करो, आप 10 मिनट में थक जाओगे। आप करते रहोगे, आज से 5 महीने बाद ऐसा हो सकता है आपके, आप उस एक्टिविटी को 40 से 50 मिनट कर पाओ, थक तब भी रहोगे लेकिन कर पाओ। तो क्या हो रहा है, टॉलरेंस बढ़ रही है ना, क्षमता बढ़ रही है। तो ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स है। ऐसे ही कार्डियोवास्कुलर पे आ जाते हैं। क्वेश्चन आपके पास ऐसे भी आ सकता है, कार्डियो रेस्पिरेटरी पे क्या इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन हमने बात करी थी कि कार्डियो रेस्पिरेटरी जो है वो कार्डियो वस्कुलर प्लस रेस्पिरेटरी से बना है। तो हम पहले कार्डियोवास्कुलर की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम रेस्पिरेटरी की बात करेंगे।
भाई आप कोई एक्टिविटी करोगे, आप एक्टिविटी करने से पहले अपने दिल पे हाथ रख के देखना, या अगर आपको हाथ से पल्स लेनी आती है रेडियल वाली बोला लेके देख लेना, आपका दिल कैसे धड़क रहा है। आप कोई एक्टिविटी करके देखना, आपका दिल कितनी तेज धड़केगा। तो 1 मिनट में आपका दिल कितनी बार धड़कता है उसको हम हार्ट रेट कहते हैं। तो तेज ही धड़कता है तो आपका हार्ट रेट आप जब भी कोई एक्टिविटी करते हो तो बढ़ जाता है। ठीक है। बढ़ क्यों जाता है? क्योंकि आपकी बॉडी क्या कर रही होती है, ब्लड मांग रही होती है। ब्लड क्यों मांग रही होती है? क्योंकि उसे ऑक्सीजन चाहिए होता है कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, एनर्जी के लिए, है ना। यही सिंपल सी बात है। तो आपका जो है ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है इसलिए तो हार्ट रेट बढ़ रहा है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेट करना है ज्यादा। और ब्लड सर्कुलेट क्यों करना है? क्योंकि उसे ऑक्सीजन चाहिए, है ना। तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, ऐसा तो है नहीं सर्कुलेशन बढ़ रहा है कहीं तो जाएगा ब्लड, बॉडी में फ्लो ही तो होएगा, तो ब्लड फ्लो भी बढ़ जाएगा, है ना। ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ जाएगी। अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है भाई? ये जो आपका हार्ट रेट है, इसमें आपका जो दिल धड़कता है, ये तो पूरे मिनट का कार्य है। पूरे मिनट में जितनी बार दिल धड़क रहा है, लेकिन जब एक बार ही धड़कता है उसको हम स्ट्रोक कहते हैं। और उस एक स्ट्रोक में वॉल्यूम मतलब मात्रा होता है, कितना ब्लड बाहर आया, वो स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाएगा। मतलब एक बीट में जितना ब्लड बाहर आया वो स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है। और आपका कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाता है। अब बताते हैं कार्डियक आउटपुट क्या होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई हार्ट रेट। ये कहता है कार्डियक आउटपुट, ये कहता है कि 1 मिनट में आपका खून कितनी बार, मतलब 1 मिनट में कितना खून आपका हार्ट से बाहर आया, वो कार्डियक आउटपुट होता है। तो बेसिकली बात है, मैंने स्ट्रोक वॉल्यूम बताया, मतलब एक बीट में कितना खून बाहर आ रहा है, और हार्ट रेट होता है 1 मिनट में कितनी बीट हुई। तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे कार्डियक आउटपुट मिल जाएगा। अब भाई हार्ट अगर ज्यादा बारी बीट करेगा और एक बार में ब्लड ज्यादा आएगा, तो ऑब्वियसली बात है कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा, है ना। क्योंकि भाई हार्ट ज्यादा बारी बीट किया, और अगर ज्यादा बारी बीट किया तो मतलब ब्लड भी ज्यादा दिया। ऐसा तो है नहीं कि खाली बीट कर देगा, कुछ छोड़ेगा ही नहीं बाहर। ठीक है। तो ये आपका कार्डियक आउटपुट होता है। ये तो हो गए शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स। लॉन्ग टर्म क्या होते हैं? जब भी आप एक्सरसाइज करते चलते हैं तो आपके हार्ट का साइज इंक्रीज होता है। आपके हार्ट का साइज इंक्रीज होता है और उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। ठीक है। आपका ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। लैक्टिक एसिड कम बनता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड ऑक्सीजन उसको काटता है। अब जब आपके पास सफिशिएंट ऑक्सीजन होगा तो कैसे लैक्टिक एसिड बन पाएगा? ठीक है। रेस्टिंग हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है। मान लो एक इंसान का रेस्टिंग हार्ट रेट 70 है, नॉर्मल बीट, लेकिन जब उसके पास सफिशिएंट सप्लाई हो पा रही है, उसके हार्ट का साइज भी अच्छा खासा है, तो ये तो कम हो जाएगा, 65 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। तो जो रेस्टिंग हार्ट रेट है, जब वो सफिशिएंट ब्लड सप्लाई होगा तो वो कम भी हो सकता है। क्योंकि भाई अगर मेरा कम धड़कन में काम चल रहा है तो मैं क्यों ज्यादा बार धड़कू? मैं दिल हूं भाई, मैं कम धड़क के भी काम चला सकता हूं तुम्हारा, तो मैं क्यों ज्यादा बार धड़कू? सीधी सी बात है। ठीक है। कार्डियक आउटपुट भी अच्छा हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम भी अच्छी हो जाएगी। मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब एक बीट में मैं ज्यादा खून सप्लाई कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे हार्ट का साइज बढ़ गया। तो भाई जिसके घर में बड़ी टंकी है वो ज्यादा पानी दे पाएगा, तो वही वाला सेम मुद्दा है। जिसके घर में बड़ी टंकी है वो ज्यादा पानी दे पाएगा, वही वाला सेम मुद्दा यहाँ पे आ जाता है कि भाई मेरा दिल बड़ा होगा तो मैं ज्यादा खून दे पाऊंगा ना, तो मेरा कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और मेरी कैपिलरीज का नेटवर्क भी अच्छा हो जाएगा। भाई मान लो ये आपकी आर्टरी है, ये मेन रोड है। अब मेरे को कोई घर यहाँ है तो मैं कैसे जाऊंगा? मैं गली से ही तो जाऊंगा। तो वो जो गलियां हैं वो कैपिलरीज है। ये नेटवर्क बनता है जब मसल्स को खून चाहिए होता है जगह 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 पे, तो कैपिलरीज बनती हैं। ये छोटी नसें होती हैं। ठीक है। बात करते हैं अब रेस्पिरेटरी सिस्टम की। भाई रेस्पिरेट बढ़ेगा। आप जब अगर एक्सरसाइज कर रहे हो उस टाइम आप कितनी तेज सांसें लोगे? क्योंकि आपको कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक्सचेंज करना है, तो आप तेज तेज सांसें लोगे। ठीक है। टाइडल वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है। और जो गैस एक्सचेंज हो रही है, भाई आप सांस किस लिए ले रहे हो? आप एक्सचेंज करवाने के लिए तो ले रहे हो, तो वो भी तेज तेज होगा। ठीक है। तो ये तीनों चीजें शॉर्ट टर्म में आ गई, ये तभी के तभी होंगी। लेकिन लॉन्ग टर्म क्या होगा? आपके लंग की वॉल्यूम अच्छी हो जाएगी, है ना। आपके लंग की वॉल्यूम, आपके लंग की कैपेसिटी अच्छी हो जाएगी। आपके जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं उनकी एफिशिएंसी अच्छी हो जाएगी। आपकी रेसिडुअल वॉल्यूम वो भी अच्छी हो जाएगी। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होती है? जब आपने एक सांस ली और झटके से आपने पूरी सांस बाहर छोड़ी, उसके बाद भी कुछ एयर आपके लंग्स में रह जाती है, उसे हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। रेसिडुअल क्या होता है? रहना। तो जो रह जाती है वो रेसिडुअल होती है। ठीक है। ये आप 3-4 चीजें इसमें ध्यान रखेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है। कार्डियोवास्कुलर में सिर्फ कार्डियोवास्कुलर की चीजें लिखनी है। अगर आप मस्कुलर की लिख दोगे आपको लग रहा होगा भाई मैंने तो बढ़िया ही आंसर लिख दिया। मस्कुलर वाले पे नहीं नंबर मिलेंगे। आप रेस्पिरेटरी की कार्डियोवास्कुलर में लिख दोगे, नहीं नंबर मिलेंगे। जो चीज पूछी गई है वही लिखो। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। अब इसमें मैं छोटा सा, बस एक छोटा सा, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, बस छोटा सा टॉपिक और कर देता हूं कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से
सॉरी, एजिंग की वजह से, एजिंग मतलब बढ़ती उम्र, बढ़ती उम्र की वजह से आपके पास फिर क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। सबसे पहला भाई मस्कुलर स्ट्रेंथ, ये डिक्रीज हो जाती है। आपने देखा होगा बूढ़े लोग, उनकी मस्कुलर स्ट्रेंथ कम होती जाती है। बॉडी कंपोजिशन खराब होती जाती है, ठीक है, बीएमआई निकाल के देख लेना। अंडर वेट हो जाता है या इंसान ओवर वेट हो जाता है। पल्मोनरी फंक्शन, पल्मोनरी फंक्शन आपके लंग्स को पल्मोनरी ऑर्गन भी कहा जाता है अगर आपको पता हो तो, ये भी डिक्रीज हो जाता है। एंडोक्राइन चेंजेस आते हैं, कितनी बीमारियां होने लगती हैं बुढ़ापे में, आपने देखा होगा, कभी डायबिटीज, कभी कुछ बीपी बीपी फलाना ढिमकाना। बोन मास, आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। कार्डियोवास्कुलर फंक्शन, ये भी कमजोर होने लगता है। न्यूरल फंक्शन, आपने देखा होगा कि लेट रिस्पॉन्स करते हैं लोग, उनको आपने कुछ बोला उसके बाद सोच समझ के आराम से लेट रिस्पॉन्ड करते हैं। तो न्यूरल फंक्शन भी बेसिकली डिक्रीज होने लगता है। आपने जो भी किसी भी बूढ़े व्यक्ति में अपने कंपैरेटिवली कमजोर चीजें हो, वो आपने देखी होंगी, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे तो भी काम चल जाएगा। अब इसके बाद हमारी आती है स्पोर्ट्स इंजरीज, में अगली वीडियो में करता हूँ, ये लास्ट वीडियो होगी। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।